हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरी शिद्दत और लगन से कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं साउंड वेव्स का चैप्टर। भाई मैकेनिकल वेव्स हमने लास्ट वीडियो में देखा, उन्हें विजुअलाइज करने का तरीका भी हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में देखते हैं कि साउंड वेव्स को किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं और रिवाइज करते हैं। देन इसी वीडियो के बाद आप उसे एक विजुअलाइजेशन वीडियो के फॉर्म में भी आपको वो देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी। तो शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक पूरी बड़ी पिक्चर बननी चाहिए। भाई कोई भी टॉपिक पढ़ लेने के बाद आप उसे एक बड़ी पिक्चर में इमेजिन करने की कोशिश करें, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिस्ट डाउन करने की कोशिश करें और उन्हें एक लॉजिकल ऑर्डर में समझने की कोशिश करें। इस चीज से क्या होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग के एकदम सही खांचे में जाके स्टोर होंगे, राइट। तो आपको अपनी मेमोरी पर ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट चार्ट है वो एकदम कतई सिमिलर है पिछले चैप्टर से, जो कि था वेव ऑन अ स्ट्रिंग। इसीलिए हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग के जस्ट बाद साउंड वेव चैप्टर को भी पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि साउंड वेव भला क्या है, वो क्या होती है, राइट। किस तरीके से हम मैथमेटिकली उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, वो ट्रैवल किस तरीके से करती हैं, उनमें एनर्जी का क्या प्रोफाइल रहता है, राइट। कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी, कौन सी टाइप की एनर्जी होगी, पावर ट्रांसफर कितना होगा, फिर हम इन साउंड वेव्स को कैसे परसीव करते हैं, करेक्ट। ये दो साउंड वेव्स अगर एक जगह पर मिलती है तो किस तरीके से उनका इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, स्टैंडिंग वेव का फिनोमिना क्या होता है, ऑर्गन पाइप क्या होता है, ये हम देखते हैं। एंड देन दो और फिनोमिना है जिसका वेव ऑन अ स्ट्रिंग काउंटर पार्ट नहीं है, राइट। बीट्स और डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जो साउंड वेव्स के स्पेसिफिक हम पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप वेव ऑन अ स्ट्रिंग में पढ़ के आ चुके हैं। वेव ऑन अ स्ट्रिंग में पढ़ के आ चुके हैं मतलब आप ये सारे फिनोमिना ट्रांसवर्स वेव के कंटेक्स्ट में पढ़ चुके हैं, राइट, पिछले वीडियो में, राइट। और इस वीडियो में हम ये सारे फिनोमिना लॉन्गिट्यूडनल वेव के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, राइट। और ये बड़ी पिक्चर दिमाग में समझ आना काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से हम किसी भी वेव की बात करें, वेव फिनोमिना की बात करें, किसी भी डिस्टर्बेंस की बात करें, तो इस तरीके से हम उसे कैटेगराइज करते हैं। हम मैकेनिकल वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव, डिपेंडिंग कि आपकी वेव को, आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए क्या एक मीडियम की आवश्यकता है कि नहीं, राइट। अगर आपकी वेव को मीडियम चाहिए तो हम उसे मैकेनिकल वेव बोलते हैं, अगर आपको मीडियम नहीं चाहिए तो हम उसे नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो अभी हम इस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। कुछ दिनों में जब हम नॉन मैकेनिकल वेव्स रिवाइज करेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, वेव ऑप्टिक्स जब हम पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ यू रिमेंबर, हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन, राइट। हम पढ़ेंगे ईएम वेव्स वाला चैप्टर जो एनसीईआरटी किसी तहखाने में बंद रहता है और हम एकदम एग्जाम से 4 दिन पहले उसे खोलते हैं। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जब हम नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे फिनोमिना आपको पढ़ने पड़ेंगे। और जो भी आप यहां पढ़ रहे हैं इन मैकेनिकल वेव्स, इसके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक आप इनके साथ भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस एंड सो ऑन, राइट। तो अगर आपने ये चैप्टर स्कोर कर लिया बहुत अच्छे से और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको बहुत कम तकलीफ आएगी नॉन मैकेनिकल वेव्स भी स्कोर करने में, राइट। तो ये पूरा कैटेगरी आप एक पिक्चर में देखने की कोशिश करें, ठीक है। अभी हमारा फोकस रहेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, करेक्ट। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमारा फोकस था ट्रांसवर्स वेव में या वेव स्ट्रिंग वेव्स में, करेक्ट। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए। ट्रांसवर्स का लिटरल मीनिंग हो जाता है परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल का लिटरल मीनिंग हो जाता है अलोंग द लेंथ। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में आपका वेव ट्रैवल करेगा उसी डायरेक्शन में आपके मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे, इसीलिए हम उन्हें लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं अलोंग द लेंथ, करेक्ट, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और ट्रांसवर्स वेव में ये काम इस तरीके से, ओके।
लेट से वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर थी, ठीक है। देन बेस्ड ऑन एक पर्टिकुलर सेटिंग की इनकमिंग और रिफ्लेक्टेड वेव का एक मिलन हो गया तो स्टैंडिंग वेव फिनोमेना बनती है। स्टैंडिंग वेव फिनोमेना हम ट्रांसवर्स के लिए देख चुके हैं, इस चैप्टर में हम लॉन्गिट्यूडनल के देखेंगे। ओके, तो ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात कि ये चैप्टर को हमें किस तरीके से अपने ब्रेन में स्टोर करना है। अब चैप्टर के कंटेंट पे आते हैं। तो ये आप एक पिक्चर अपने दिमाग में ड्रॉ कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव आप इस तरीके से अज्यूम करेंगे। आप नोट कर सकते हो वेव या एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर कर रही है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और जो आपके पार्टिकल्स हैं, लेट्स से ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं ये भी अलोंग द लेंथ ही मूव कर रहे हैं। भाई इसने अगले वाले को कुछ सिग्नल दिया, अगले ने उसके अगले वाले को दिया, इस तरीके से कानाफूसी होते हुए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर रही है, राइट। इसे साउंड वेव मत बोल देना, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन अ स्लिंकी कहलाई जाएगी। साउंड वेव इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो वाइल ट्रांसवर्स वेव में क्या था, इस तरीके से हमने वेव प्रोड्यूस की थी। भाई कोई भी एक पार्टिकल से बात करो तो वो बोल रहा था कि सर मैं y में मूव कर रहा हूं, और जो वेव है वो x में आगे बढ़ रही है विद सम वेलोसिटी v, जो कि आपने कैलकुलेट किया हुआ है √T/μ। तो ये तो बात थी ट्रांसवर्स वेव की, और ये बात हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, करेक्ट। तो ये डिस्टिंक्शन क्लियर रखें अपने माइंड में। देन हम अब स्पेसिफिक बात करेंगे कंटेक्स्ट में साउंड वेव। तो एक पल के लिए इस पर्टिकुलर इमेजिनेशन को देखो और अपने अंदर इसे समा जाने दो। लेट्स से आई एम स्पीकिंग टू यू विद दिस माइक, करेक्ट। मैं अपने वोकल कॉर्ड से जो आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूं वो वोकल कॉर्ड एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रहा है, करेक्ट। और वो वाइब्रेशन इस माइक्रोफोन को, ये माइक्रोफोन कैच कर रहा है, करेक्ट। तो जो वाइब्रेशंस वोकल कॉर्ड ने प्रोड्यूस किए वो इस माइक ने कैच किए एंड इलेक्ट्रॉनिकली ये रिकॉर्ड हो गया, करेक्ट। और इसी तरीके से हम कॉन्वर्जेशंस भी करते हैं, राइट। आपने 6th क्लास में बेल जार एक्सपेरिमेंट नाम की चीज सुनी होगी आपकी साइंस बुक में। उसमें आपको बताया जाता है कि भाई इस कमरे में से सारी हवा को अगर निकाल दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है, जो कि हमारे केस में क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स। तो वही एयर मॉलिक्यूल्स हमने यहां पे विजुअलाइज करने की कोशिश की है, राइट। तो इमेजिन करो जब हम बात करते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से एक तरीके से कानाफूसी करने लगते हैं, राइट। लेट से मैंने यहां से बोलना शुरू किया, या लेट से यहां पे एक स्पीकर लगा दिया, ये स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो यहां वाले पार्टिकल को इसने कुछ सिग्नल दिया, इसने वाइब्रेट किया, उसने बगल वाले पार्टिकल को वाइब्रेट किया, एंड देन बगल वाले पार्टिकल को वाइब्रेट किया, एंड सो ऑन। आपकी वेव, आपकी एनर्जी, मोमेंटम आगे बढ़ता चला जाएगा, राइट। इस तरीके से ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। आप गौर करो कि इसे हम वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेट्स से ये पार्टिकल, क्या ये पार्टिकल खुद यहां से निकला है, क्या ये स्पीकर के अंदर से निकला है, और क्या ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है? नहीं, ये पार्टिकल अपनी जगह पर बस वाइब्रेट कर रहा है, राइट। अभी चल के हम देखेंगे कि वो हार्मोनिक वेव के केस में SHM करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। क्या आप देख पा रहे हैं? पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है और वेव इस तरीके से आगे प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए। देन साउंड वेव को आपके पास सहूलियत है कि आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। साउंड वेव को हम अपने एनालिसिस में एक डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह भी बात करेंगे, और साउंड वेव को हम प्रेशर वेव की तरह भी बात करेंगे, राइट। दोनों कन्वीनियंट है भाई। इजियर टू इमेजिन और विजुअलाइज इज डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर बोथ, दोनों के केस में, राइट। और जब आप मैथमेटिकली डील करेंगे तो मोस्टली साउंड एज अ प्रेशर वेव ही अकर करता है, बट यू शुड बी कंफर्टेबल डीलिंग विद बोथ, और दैट इज टोटली रिलेटेड। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका है। जब हम बोलेंगे कि साउंड एक डिस्प्लेसमेंट वेव है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेशर वेव नहीं है, एंड वाइस वर्सा, राइट। ये बस एक्सप्रेस करने के दो अलग अलग तरीके हैं। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेव है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसे प्रेशर की तरह, और अगर आपके पास प्रेशर का एक्सप्रेशन है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको डिस्प्लेसमेंट की तरह। तो देखते हैं कि कैसे हम इन्हें इन दोनों तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हम साउंड को एज अ डिस्प्लेसमेंट वेव इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि भाई साउंड क्या है। यहां पे लेट से मैंने पिस्टन रखा और चलो इस पिस्टन का कोई तो मैंने मोशन रखा, मान लो मैं इसको v वेलोसिटी से लेके गया और फिर v वेलोसिटी से वापस लाके मैंने छोड़ दिया, तो एक पिस्टन इस तरीके से आ रहा है और वापस जा रहा है। कहना ऐसे सेम मोशन ये पार्टिकल करेगा, सेम मोशन ये पार्टिकल करेगा, सेम मोशन ये पार्टिकल करेगा, करेक्ट, सेम मोशन ये पार्टिकल करेगा। इस तरीके से ये सारे पार्टिकल वो ही मोशन कर रहे हैं जो इस पिस्टन पे आपने x इक्वल टू 0 पे, याद करो, सोर्स पार्टिकल पे प्रोड्यूस किया, करेक्ट। तो आपको याद होगा स्ट्रिंग वेव्स के केस में हमने लिखा था y इज अ फंक्शन ऑफ x, t, पर यहां हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट s एज अ फंक्शन ऑफ x, t। मतलब आप अगर किसी भी x पर जाएं कि भैया क्या हाल है, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो हमें टाइम के साथ क्या जानना है कि भैया तुम यहां हो या यहां हो या यहां हो या कहां हो, तो हमें उसका x कोऑर्डिनेट जानना है, राइट। टाइम के साथ उसका x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। तो इसलिए हम साउंड वेव्स को जब डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह एक्सप्रेस करते हैं तो हम इस तरह के वेव फंक्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। और लेट से एक पर्टिकुलर पैटर्न में मैंने इस पिस्टन को सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा दिया। स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं कि लेट से मैं इसको इस तरीके से लेके गया और फिर इस तरीके से मैंने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करा दिया, वेयर दिस इज द पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज द नेगेटिव एक्सट्रीम एंड दिस इज द मीन पोजिशन। तो मैंने मीन पोजिशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कराया, तो फिर ये सारे भाई साहब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। नोट कर लो, ये सारे मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स SHM करेंगे। भाई प्रॉपर काना फूसी हो रही है, एक ने दूसरे को कुछ पैटर्न दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, एंड सो ऑन। एक वेव आपकी प्रोपगेट कर गई। कैसी वेव? लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। ओके, तो इस तरीके से सभी पार्टिकल्स का मोशन होता जा रहा है, और ऑब्वियसली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपने पिस्टन को किस तरह का मोशन दिया है। आपने अगर पिस्टन को SHM दिया है तो आपकी जो वेव आएगी वो एक हार्मोनिक वेव आएगी, करेक्ट। और सेम चीज यहां भी अप्लाई होगी। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फंक्शन ऑफ x माइनस वीटी होगा अगर आपका पॉजिटिव x एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है वेव, और अगर नेगेटिव x एक्सिस में कर रहा है तो x प्लस वीटी का फंक्शन होगा, राइट। और हार्मोनिक वेव के केस में वो फंक्शन होगा साइन या फिर कॉस, करेक्ट। ये सारे सिंबल्स का ओरिजिनल मीनिंग जो हमारा ट्रांसवर्स वेव में था वही यहां पे रहने वाला है। इसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जितने ओमेगा से आप इस पिस्टन को मूव करोगे, जितनी फ्रीक्वेंसी से आप इस पिस्टन को मूव करोगे, उतनी ही फ्रीक्वेंसी इस साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की होगी। के को हमने डिफाइन किया था ओमेगा बाय वी, एंगुलर वेव नंबर, वेयर वी वाज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। ओके, देन फाई को हमने बोला था इनिशियल फेज। तो ध्यान दो, साथ के साथ आपका ट्रांसवर्स वेव भी रिवाइज होता जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली सेम इन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डिस्प्लेसमेंट वेव। हम बोलते हैं कि भाई ये मीडियम का पार्टिकल है, ये एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर ये मीन पे आ रहा है, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, और इस तरीके से ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। इससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये बोल रहा है यार मेरे हाथ में ये बात नहीं है, ये मोशन प्रोड्यूस हो रहा है सोर्स से, पिस्टन से, और ये सिग्नल ट्रांसफर होता जा रहा है, और मेरे हाथ में तो बस एनर्जी आ रही, मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूं। आई एम जस्ट रिसीविंग एंड फॉरवर्डिंग, रिसीविंग एंड फॉरवर्डिंग, करेक्ट। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग के मेम्स शेयर करते हो, उसी तरीके से ये एनर्जी शेयर कर रहे हैं। ओके, देन
तो अब हम अपनी साउंड वेव को एज अ प्रेशर वेव इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि हम उसे दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव। तो प्रेशर वेव की तरह हम बात करेंगे, वो देखना। तो सेम काम मैंने यहां कर दिया, मैंने यहां पे पिस्टन लगा दिया, लेट से x इक्वल टू 0 पर, x एक्सिस मैंने डिफाइन कर दी, साउंड वेव मेरी प्रोपेगेट कर रही है इन x एक्सिस, ठीक है। तो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये एक बहुत क्राउडेड सा एरिया है जो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दिस एंड देन दिस। तो हर एक छोटे छोटे टाइम में एक कंप्रेशन, लेट से दिस इज कंप्रेशन, ये आगे बढ़ गया, ये कंप्रेशन आगे बढ़ गया। तो कैन आई से मैं इन मीडियम पार्टिकल्स का कितने क्राउडेड हैं या कितने दूर हैं वो प्लॉट कर रहा हूं, और वो बताने का बेस्ट क्वांटिटी क्या है, प्रेशर बता दे रहा हूं। भाई अगर यहां 3 मीडियम पार्टिकल थे या लेट से 6 मीडियम पार्टिकल थे, सिर्फ ये इमेजिन करो, ये भाई साहब अपनी जगह से उठ के आगे चले गए, ये भाई साहब अपनी जगह से उठ के पीछे चले गए, तो कैन आई से यहां पे क्राउडिंग बढ़ गई, और क्राउडिंग बढ़ने के कारण कंप्रेशन आ गया, करेक्ट। सेम काम अगर आप इससे पीछे वाले मॉलिक्यूल से पूछोगे, मान लो इसका पीछे वाला मॉलिक्यूल पीछे चला गया, तो कैन आई से इसकी जिंदगी तो खाली हो गई, इसका अगला वाला आगे चला गया, इसका पीछे वाला पीछे चला गया। तो कैन आई से यहां पर हमें डिफाइन करना चाहिए कि यहां पे प्रेशर रिड्यूस हो गया है, खालीपन आ गया है, तो इसे हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, करेक्ट। तो इस तरीके से जब हमारा पिस्टन एक SHM करेगा, एक हार्मोनिक वेव प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे ऑल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन इस साउंड वेव में जनरेट करेंगे। कंप्रेशन क्यों होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह से मूव कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इस तरीके से आप प्रोड्यूस करते हो। ये नोट करो, ये वाला कंप्रेशन, यहां क्राउडिंग नोट करो, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, करेक्ट। इस तरीके से लाइक दिस कंप्रेशन, राइट, ये कंप्रेशन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये कंप्रेशन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये कंप्रेशन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और आप इसका प्रेशर प्लॉट करोगे तो कैन आई से दिस इज, इफ दिस इज नॉर्मल प्रेशर, ये लाइन आपका नॉर्मल प्रेशर बताती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताती है, तो कंप्रेशन वाली जगह पे आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, और रेयरफैक्शन वाली जगह पे आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। तो रेयरफैक्शन में प्रेशर कम होता है, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये वाला एरिया कंप्रेशन है, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज नेक्स्ट कंप्रेशन, और कंप्रेशन टू कंप्रेशन आप एक वेवलेंथ को डिफाइन करते हो, राइट। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन, और वेवलेंथ का रिश्ता वो ही होने वाला है जो आपका ट्रांसवर्स वेव में रहता था, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, velocity of the wave equals to frequency times wavelength। सिमिलरली आप दो रेयर फैक्शन की भी बात कर सकते हो, कहना ऐसे ये एक रेयर फैक्शन है और ये एक रेयर फैक्शन है। एक रेयर फैक्शन इस तरीके से ऑल्टरनेटली कंप्रेशंस के साथ सेट हो जाते हैं इन द वेव। तो अब ये आपकी चॉइस है और ये सिचुएशन बेस्ड है कि आप इसे प्रेशर की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर आप इसे डिस्प्लेसमेंट की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहां इसे डिस्प्लेसमेंट की तरह एक्सप्रेस किया, यहां हमने इसे प्रेशर की तरह एक्सप्रेस किया। अब हम देखते हैं कि इन्हें रिलेट कैसे करेंगे। हमने बोला था कि आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इस तरीके से कि हमारा ये सोर्स है, करेक्ट, सोर्स पे हमने वेव प्रोड्यूस की, ऑल्टरनेट रीजन्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन सेटअप हो गए, करेक्ट। अब कैन आई से ये मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव की इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, और क्योंकि साउंड वेव एक 3 डायमेंशनल वेव है, सभी दिशाओं में जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि बगल वाला नहीं सुन पाएगा, सामने वाला ही सुन पाएगा। साउंड वेव ट्रेवल्स इन ऑल दीज डायरेक्शन। तो कहना है इसे हम बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं इलास्टिसिटी में। एंड हाउ डू वी डिफाइन बल्क मॉडुलस? हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम चेंज इन प्रेशर डिफाइन करते हैं, डेल्टा पी, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मींस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, राइट, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ये डेफिनेशन है, ये आपने इलास्टिसिटी चैप्टर में देखा होगा। जब हम रिवाइज करेंगे हम इसकी और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम फाइनाइट चेंजेस की बात ना करें और हम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस की बात करें, कि मान लेते हैं यहां से एक वेव गुजरी,
करेक्ट। इसका एरिया मान लो a है इसका, और लेट से ये पर्टिकुलर लेंथ आपकी इनफाइनाइटली स्मॉल है, राइट, dx। यहां पे कहना है इसे, इस साउंड वेव के गुजरने के कारण एक प्रेशर में बदलाव आया dp, करेक्ट। अगर प्रेशर में बदलाव पॉजिटिव हुआ, अगर प्रेशर बढ़ा, ध्यान देना, अगर प्रेशर बढ़ा तो कहना है इसे, इस एलिमेंट की जो वॉल्यूम होगी dv यानी कि a dx वो कम होगी, राइट। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कम हो जाएगी, एयर मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, कंप्रेशन के आसपास वाला एरिया हो जाएगा। और अगर इसका प्रेशर कम होगा मतलब वहां रेयरफैक्शन जैसा कुछ हो रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान में रखें कि ये माइनस साइन आपको यही याद दिला रहा है, करेक्ट। आप बोल सकते कि dp इज माइनस b टाइम्स dv बाय v, और ये माइनस साइन आपको याद दिलाना चाहिए कि अगर कंप्रेशन हुआ है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ गया होगा, अगर रेयरफैक्शन हुआ है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया होगा। तो टू बी मोर प्रिसाइज हम हमेशा बात करेंगे एक्सेस प्रेशर की। प्रेशर वेव थोड़ा बोल देना गद्दारी होगी, हम एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे कि प्रेशर साधारण वैल्यू से बढ़ गया तो उसे कंप्रेशन जैसा कुछ बोला जाएगा, और मैक्सिमम हो गया तो एग्जैक्टली कंप्रेशन बोला जाएगा। और अगर नॉर्मल वैल्यू से प्रेशर कम हुआ और मिनिमम हो गया तो उसे हम रेयरफैक्शन का नाम देंगे। देखते हैं, ये रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। dv को आप a dx लिख दे, v को आप a टाइम्स, लाइक dv इज a ds डिस्प्लेसमेंट, a ds डिस्प्लेसमेंट, एंड जो v ओरिजिनल था दैट इज a dx, करेक्ट। या सो v इज a dx, ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम था, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद आपका जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ वो ADS हो गया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन आ जाएगा, माइनस बी डेल एक्स बाय डेल ए। ये ही है जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो आप प्रेशर का फंक्शन बना सकते हैं, अगर आपके पास प्रेशर का फंक्शन है तो आप डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बना सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स से हमने हार्मोनिक वेव की बात की जैसे कि हम यहां कर रहे थे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन साइन फलाना फलाना है, ठीक है, तो प्रेशर का फंक्शन कैसा हो जाएगा, साइन फलाना फलाना का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस फलाना फलाना, और कॉस फलाना फलाना आगे माइनस। तो कहना है इसे डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पे एक स्नैपशॉट ले लेते हैं, राइट, इस वेव का एक स्नैपशॉट लिया, और कहना है इसे, ये आपका एक रीजन ऑफ कंप्रेशन, ये भी आपका एक रीजन ऑफ कंप्रेशन, करेक्ट। इस तरीके से ये आपका रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। तो कहना है इसे, रीजन ऑफ कंप्रेशन पे प्रेशर मैक्सिमम हो गया होगा, रीजन ऑफ कंप्रेशन पे प्रेशर मैक्सिमम हो गया होगा, और एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में वेवलेंथ जितना लेंथ होगा, रेयरफैक्शन पे प्रेशर मिनिमम हो गया होगा, करेक्ट। तो कंप्रेशन पे प्रेशर मैक्सिमम, रेयरफैक्शन पे प्रेशर मिनिमम, और बाकी किसी सामान्य पॉइंट पे बीच में कोई वैल्यू आ जाएगी, राइट। आप ध्यान दें भाई, ध्यान दें हमारे पिछले रिश्ते पे, dp इज माइनस डेल एस बाय डेल एक्स। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन अगर साइनोसॉइडल है, और ये सब किस पे डिपेंड करता है, इस पिस्टन के मोशन पे। तो अगर इस पिस्टन को आपने एक साइन फंक्शन दे दिया, SHM करवा दिया, तो जो इस मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरीके से जाएगा, लेट से। तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन अगर इस तरीके से, तो प्रेशर उससे π/2 फेस आगे जाएगा, राइट। ये एक कॉस फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये एक कॉस फंक्शन के साथ π/2 का फेस ऐड कर दो, उसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो कहना है इसे, जब डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा होगा तो प्रेशर अपनी नॉर्मल वैल्यू पे होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट अपनी नॉर्मल वैल्यू पे होगा तो प्रेशर का मैक्सिमा होगा। आप एक और चीज यहां पे नोट करें, इस पॉइंट को ध्यान दें, लेट से P, लेट से वी कॉल दिस पॉइंट P इन ऑल दीज ग्राफ्स, करेक्ट। P से पहले आप किसी पार्टिकल से पूछें कि भाई मान लो ये वाला, राइट। इस पार्टिकल से अपन ने पूछा, P पे जो पार्टिकल है उसका जो लेफ्ट पड़ोसी है उससे हमने पूछा कि भाई तुम कहां हो, तो ये बोलेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है।
मैं अपनी नॉर्मल जगह से थोड़ा आगे हूं, करेक्ट। इसके अगले पार्टिकल से हमने पूछा राइट वाले से, तो ये बोलेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मैं अपनी नॉर्मल जगह से पीछे हूं। इज दिस करेक्ट? और अगर इस p पार्टिकल के लेफ्ट वाला उसकी ओर आ गया और राइट वाला भी उसकी ओर आ गया, तो कहना से p पे कंप्रेशन तो आना ही था, करेक्ट। दैट इज वाई वी एक्सप्लेन कि भाई इसके पीछे वाला आगे आ गया और इसके आगे वाला पीछे आ गया, इस तरीके से कंप्रेशन क्रिएट हो गया, राइट। सिमिलरली आप बात कर लो q पार्टिकल, q पार्टिकल मान लो अपनी जगह पे, राइट। q के पीछे हम गए तो वो बोला कि भाई नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव है मतलब मैं अपनी जगह से उठ के दूर पीछे चला गया। q के अगले पार्टिकल जस्ट राइट वाले को पूछा तो भाई तुम कहां हो, तो बोलेगा पॉजिटिव, मैं आगे चला गया, राइट। तो अगर q के आगे वाला पार्टिकल आगे बढ़ गया और पीछे वाला पीछे हट गया, तो कहना से यहां पे खालीपन आ गया q के जीवन में, और इसी को हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, करेक्ट। प्रेशर का कम होना, इनफैक्ट मिनिमम होना, राइट। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव की बात करते हैं। मान लेते हैं आपको एक स्टैंडर्ड साइन वेव का फंक्शन ले लो, स्टैंडर्ड साइन वेव का फंक्शन ले लो, तो लेट से इस फंक्शन की जगह हमारा जो साउंड वेव होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन इस तरीके से आगे जाएगा, राइट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स। और जब हम इसे प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस, तो कहना है इसे एक π/2 का फेज डिफरेंस आ गया, और जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो आप इस तरीके से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2, तो प्लस π/2 इज दिस, करेक्ट, एक्सेस प्रेशर। तो इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को आप यूज करके डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन बात आती स्पीड ऑफ साउंड वेव की, कि भाई हमने सारी बातें कर ली पर साउंड किस मीडियम में किस स्पीड से ट्रैवल करता है वो हमने नहीं निकाला, ओके। तो वो हमारे सिलेबस में टेक्निकली थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसका डेरिवेशन मिल जाएगा आपको कई किताबों में और हम कर भी सकते हैं, बट इट्स प्रैक्टिकली इररिलेवेंट, ओके। तो आप इसे ट्रांसवर्स वेव से रिलेट कर सकते हैं। याद करो ट्रांसवर्स वेव में टेंशन और मीडियम की लीनियर डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, सेम काम यहां पे हो रहा है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है वो मीडियम के बल्क मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है और उस मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका डेरिवेशन भी मोस्टली सिमिलर है, एज सिमिलर टू स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव दिया जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे मीडियम में साउंड वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं जहां पे बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है, तो साउंड तेजी से प्रोपोगेट करेगा, राइट। और बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन अभी अभी हमने देखी थी। देन न्यूटन ने भी वेलोसिटी ऑफ साउंड पे एक कमेंट किया। न्यूटन ने अज्यूम किया था कि साउंड का जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर होने का, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, राइट। और आइसोथर्मल प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब आपके एयर का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इस तरीके से। और अगर आप ये अजम्पशन लेके चलेंगे तो आपको जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आता है वो आता है √RT/n, राइट। आप इसे यूज करें और आप इसे बल्क मॉडुलस से रिलेट करें तो आपको मिलता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज √RT/n। फिर लाप्लास ने इस चीज पे करेक्ट किया और लाप्लास ने बोला कि भाई साउंड के प्रोपोगेशन को आइसोथर्मल अज्यूम करना एकदम सटीक नहीं है, तो हम उसे एडियाबैटिक अज्यूम करेंगे तो वो रिलेटिवली ज्यादा एक्यूरेट होगा। व्हेन आई से एडियाबैटिक, उसका मतलब क्या है कि भाई PV कांस्टेंट नहीं है, PV की पावर गामा, यानी कि एडियाबैटिक कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा वो √γ/RT/m आएगा, ठीक है। तो ज्यादा एक्यूरेट रिलेटिवली ये वाला है, और दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में ज्यादा क्राउडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बगल बगल में होते हैं, तो इसलिए सॉलिड में बहुत जल्दी से साउंड ट्रैवल करता है। लिक्विड में रिलेटिवली कम पैकिंग होता है, तो लिक्विड में वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो गया,
एंड गैसेस में और कम हो गया. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल की. भाई हमने स्ट्रिंग वेव्स की भी एनर्जी की बात की, तो हम साउंड वेव्स के लिए देखेंगे. तो भाई इस चीज को डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई पिस्टन से हम क्या करवा रहे हैं, पिस्टन से हम SHM भी करवा रहे हैं. दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज नेगेटिव, राइट. इस तरीके से पिस्टन आपका SHM कर रहा है, हर पार्टिकल आपका SHM कर रहा है, राइट. एवरी पार्टिकल इज हैविंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और हम इसे प्रेशर वेव की तरह एक्सप्रेस कर दिया कि मान लो ये फंडा है BK/S0, इसको हम बोलते हैं प्रेशर का एम्पलीट्यूड. डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड S0 था, और जब आपने इसे रिलेट किया था तो प्रेशर का एम्पलीट्यूड आ गया था BK/S0. इसका मतलब जो एक्सेस प्रेशर है, ध्यान देना टर्म पे, एक्सेस प्रेशर, मैं प्रेशर नहीं बोल रहा हूं, एक्सेस प्रेशर बोल रहा हूं. एक्सेस प्रेशर मैक्स टू मैक्स BK/S0 हो सकता है, राइट. ये कंडीशन है कंप्रेशन की. और एक्सेस प्रेशर मैक्स टू मैक्स माइनस BK/S0 हो सकता है, ये कंडीशन है रेयरफैक्शन. तो जिन पॉइंट्स पे कंप्रेशन है, जैसे कि ये पॉइंट ले लो, ओके, ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, यहां पे प्रेशर कितना है, प्रेशर का मैक्स यानी कि BK/S0. यहां पे साइन फंक्शन की वैल्यू 1 हो चुकी है. और जहां पर रेयरफैक्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां पे एक्सेस प्रेशर की वैल्यू मिनिमम हो चुकी है माइनस BK/S0. इन वैल्यूज पर ये जो साइन फंक्शन है इसकी वैल्यू -1 आ चुकी है. ओके, देन डिस्प्लेसमेंट वेव आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. कहना ऐसे, अगर आपको किसी भी पार्टिकल की एक वेलोसिटी पे बात करनी है कि भाई मुझे तो बता दो इस पार्टिकल P की वेलोसिटी क्या है, राइट. तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कहना ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट से दिखा सकते हैं, राइट. डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट से. तो लेट से प्रेशर वेव ये है, तो डिस्प्लेसमेंट वेव कॉस आ जाएगा, और उसका डेरिवेटिव जो आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा ω/S0 cos ωt - kx. तो ये किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दे देगा. लेट से आपने इस पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी कि भाई x = x0 की वेलोसिटी बता, तो x = x0 आप इसमें फिक्स कर देंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, राइट, एट x = x0. तो ये फंक्शन आपको बता देगा कि इस पार्टिकल का टाइम के साथ वेलोसिटी किस तरीके से चेंज कर रहा है, राइट. और वो SHM वाला बिहेवियर आना चाहिए, राइट. तो लेट से हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी की बात करें, राइट. लेट से ये मैंने छोटू सा एलिमेंट ले लिया dx, और मुझे बात करना है कि इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है. तो कहना है इसे, काइनेटिक एनर्जी को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, उस छोटू से एलिमेंट का मास dm, और dm को क्या मैं ρdx डिफाइन कर सकता, ρdv डिफाइन कर सकता हूं, सॉरी, वॉल्यूम, राइट, इसका वॉल्यूम और डेंसिटी, ठीक है. तो यहां पे मैंने रो एंड दिस इज dv, एरिया टाइम्स उसकी लेंथ, करेक्ट. एंड vp² मींस इस फंक्शन का स्क्वायर मैंने यहां पे पेल दिया, राइट. तो इस तरीके से एक छोटू से एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा. और बाय स्ट्रिंग वेव्स ये एग्जैक्टली सेम होता है इसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, राइट. ये इसको एज अ फैक्ट मान लो, भाई हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं, बट दैट इज देन अगेन प्रैक्टिकली हमारे लिए इस सिलेबस में थोड़ा सा इरेलेवेंट हो जाता है, राइट. तो ये फैक्ट इनफैक्ट याद रहना बहुत आसान है कि इन ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी भी एलिमेंट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन से दी जाती है, ओके. तो आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें, सेम एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का भी हो जाएगा, ओके, इस तरीके से. तो अगर आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें एक साउंड वेव में, कि एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लो, मान लो ये वाला एरिया इज ए, तो इस एरिया की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो आप ट्वाइस ऑफ काइनेटिक कर सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू, राइट. इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन से प्यार करो, इस फंक्शन को अपने अंदर समा जाने दो. इसका मतलब है कि छोटू सा dx एलिमेंट अपने अंदर इतनी एनर्जीज समेटे हुए, राइट. कुछ ऐसे भी dx एलिमेंट्स होंगे जहां पे cos की वैल्यू 0 हो रही होगी,
राइट। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जहां पे कॉस की वैल्यू 1 हो रही होगी, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जहां पे कॉस की वैल्यू हाफ हो रही होगी। तो सभी प्रकार के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। हर तरह का एलिमेंट आपको मिलेगा। वो एलिमेंट जहां पे मैक्सिमम एनर्जी है, वो एलिमेंट जहां पे जीरो एनर्जी है, वो एलिमेंट जहां पे कुछ बीच की वैल्यू है, राइट। सो लेट से हम एक वेवलेंथ की बात करते हैं। एक वेवलेंथ मतलब लेट से कंप्रेशन टू कंप्रेशन या फिर रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन। एक लैम्डा की अगर हम बात करें तो एक लैम्डा के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है मुझे ये बता दो, राइट। भाई क्वेश्चन कभी भी आपसे एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट की बात नहीं करेगा, एक फाइनाइट लेंथ की बात करेगा। तो उसके लिए आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे कॉस स्क्वायर फंक्शन को, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और अगर आप उसे एक वेवलेंथ पर इंटीग्रेट करेंगे तो आपका फंक्शन आ जाएगा हाफ रो ए ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर लैम्डा, ओके। देन पावर की अगर बात करें, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी आगे बढ़ाने की रेट, एनर्जी ट्रांसफर करने की रेट। तो अगर एक वेवलेंथ पे अगर आप पावर देखेंगे कि भाई इस वेवलेंथ पे जो पूरा साउंड का पैकेट है एक लैम्डा पे, ये कितनी एनर्जी ले रहा है और कितनी एनर्जी दे रहा है ऑन एन एवरेज, ओके। तो आप इसे इस तरीके से टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हो? 2 पाई बाय ओमेगा। तो आपका आ जाएगा हाफ रो वी ए ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर, ओके। तो ये एक्सप्रेशंस आपके कॉन्शियस माइंड में होने चाहिए, राइट। और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन याद ना रहे दैट इज टोटली फाइन, पर आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए कि आप यहां तक पहुंच पाओ, राइट। भाई मुझे तो ये चीज याद रहती, काइनेटिक एनर्जी हाफ डी एम वी स्क्वायर, उससे पता चल जाता है रो ए ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर तो आना ही है। उसके बाद जब आप उसे डबल करते हैं तो dx एंड देन उसको dt से डिवाइड करते हैं तो देन रो आ जाता है, म्यू की वैल्यू और रो की वैल्यू आ जाती है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। देन अब हम इस साउंड वेव को कैसे परसीव करते हैं, ये 3 फैक्टर्स उसे डिफाइन करेंगे, राइट। पिच, लाउडनेस और क्वालिटी, ओके। तो हम बोलते हैं कि भाई उस इंसान की पिच बहुत हाई है या तुम बहुत हाई पिच पर गा रहे हो, राइट। तो पिच का टेक्निकल मतलब होता है आपके साउंड की फ्रीक्वेंसी से, राइट। पिच ही साउंड की वो प्रॉपर्टी है जो एक मेल वॉइस को एक फीमेल वॉइस से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाती है, एक एनिमल वॉइस और एक ह्यूमन वॉइस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाती है, राइट। तो पिच बेसिकली एक साउंड की प्रॉपर्टी है जिसको हम फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ से डिनोट करते हैं, राइट। देन लाउडनेस की बात करें तो वो इंटेंसिटी को लेकर बात की जाती है कि आप कितनी एनर्जी लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने में। लाउडनेस का एक स्केल भी, इसको हम डेसिबल स्केल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आप इंटेंसिटी बोल दें या पावर बोल दें। तो अगर आपको मेजर करना है कि कोई भी साउंड कितना डेसिबल पे जा रहा है तो वो साउंड आप मेजर कर सकते हैं इस फंक्शन से, 10 log P1 by P2 या फिर I1 by I0, वेयर I0 इज अ रेफरेंस लेवल। एक रेफरेंस लेवल की बात करते हैं जो कि आपका आता है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो आप बता सकते हैं कि कोई भी साउंड कितने डेसिबल पे काम कर रहा है, ओके। देन तीसरी चीज आती क्वालिटी की। भाई इंडियन आइडल में आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा कि भाई आपकी आवाज में थोड़ी और क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी का मतलब है आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हमारी आवाज में मिक्स्ड होती हैं, सुपरपोज होती हैं। मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज सुपरपोज होके फाइनल हमारा साउंड क्रिएट होता है, करेक्ट। तो जब 2 फ्रीक्वेंसी सुपरपोज होती हैं तो एक फाइनल वेव फॉर्म बनता है, राइट। तो एक क्वालिटी उसी चीज से डिफाइन करती है कि आपका वेव फॉर्म कितना यूनिफॉर्म है, आपने जिस फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने की कोशिश की क्या आपने एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी निकाली या उसकी कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसीज भी ओवरलैप्ड, राइट। तो कितना स्पेसिफिकली आपका इंस्ट्रूमेंट या आपकी आवाज उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर पा रही है और कम से कम दूसरी फ्रीक्वेंसीज ओवरलैप हो रही है, दैट क्वालिटी इज डिफाइंड एज क्वालिटी ऑफ अ साउंड वेव, ओके। देन अब बात करेंगे हम 2 साउंड वेव के मिलन की, इंटरफेरेंस की, राइट। तो लेट्स से ये एक वेव है, राइट। इसका मान लो मैंने वेव फॉर्म इस तरीके से मान लिया
क्या आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इमेजिन कर पा रहे हैं? जब दो मैक्सिमा आपस में मिल जाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, जब दो मैक्सिमा और मिनिमा आपस में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा। देखना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, करेक्ट। तो इस तरीके से आप आराम से टाइम देके देखो, राइट। सी, तो ये मैक्सिमा और ये कोई बीच की वैल्यू, इस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट। मिनिमा ये डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, देन दिस इज डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो सेम काम जो स्ट्रिंग वेव्स में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ हो रहा था, यहाँ पे साउंड वेव में होगा। लेट्स सी हम कैसे कंक्लूड करेंगे उसकी मैथ। तो लेट्स से ये आपका एक स्पीकर है, सोर्स ऑफ साउंड है, ये आपका दूसरा स्पीकर है, सोर्स ऑफ साउंड है, राइट। आपका स्पीकर 1 एक पर्टिकुलर साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, उसका फंक्शन मैंने दे दिया P1 max sin ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस थीटा 1। ये प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया इस वेव का, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया इस वेव का। फॉर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी मैंने दोनों का ओमेगा सेम लिया, राइट। देन दिस इज, यहां पे हम बात कर रहे हैं, मान लो यहां पे हम बैठ गए, ओके। यहां पे हम बैठ के इन दोनों से आता हुआ साउंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कहना है से पहले स्पीकर से साउंड इस तरीके से ट्रैवल करेगा, दूसरे स्पीकर से साउंड इस तरीके से ट्रैवल करेगा, राइट। तो यहां पे जो हमें सुनाई देगा वो इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा, और दोनों की वेव फंक्शन हमने यहां पे लिखी हुई है, राइट। किस तरीके से करना है? तो कहना है से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एग्जैक्टली सेम तरीके से यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा जो हमने स्ट्रिंग वेव्स के केस में किया था। रिजल्टेंट प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट्स से Q is equals to pressure due to wave P1 and pressure due to wave P2, ओके। रिजल्टेंट प्रेशर इस तरीके से आपका यहां पे निकाल सकते हो एट पॉइंट Q, ठीक है। देन अब बात आएगी पाथ डिफरेंस की। तो कहना है से जो पहली वेव है वो Q पॉइंट तक पहुंचने में R1 डिस्टेंस उसे चलना पड़ा, और दूसरी वेव को Q पॉइंट तक पहुंचने में R2 डिस्टेंस चलना पड़ा। एक बार गिन लेते हैं कि कितने वेवलेंथ हुए, राइट। ये 1 2 3 4 5 6, तो पहली वाली वेव आपकी चली 6 लैम्डा। दूसरी वाली वेव के केस में गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो दूसरी वाली वेव इस पॉइंट पे 6 चली और पहली वाली वेव यहां तक 6 चली। अगर आप यहां देखोगे तो कहना है से Q पॉइंट तक पहली वेव सिर्फ 5.5 लैम्डा चली और दूसरी वेव 6 लैम्डा चल गई। तो इनके बीच में कहना है से पाथ डिफरेंस है हाफ लैम्डा का, राइट। पाथ डिफरेंस मतलब कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, और जो भी दोनों के पाथ का डिफरेंस आएगा वो वाली लेंथ। तो Q पॉइंट तक पहली वेव का 5.5 लैम्डा, दूसरी वेव का 6 लैम्डा, पाथ डिफरेंस इज आधा लैम्डा, करेक्ट। तो हमें चिंता मत करो, ये गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने मैथमेटिकली इसको सोफिस्टिकेटेडली डिफाइन कर लिया। तो ये तो बात हो गई पाथ डिफरेंस की। पर साउंड वेव में आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो नेट फेज डिफरेंस होगा, हो सकता है जब ये दोनों साउंड प्रोड्यूस किए जा रहे हो ऑलरेडी इनमें कुछ फेज डिफरेंस हो। जरूरी नहीं है कि इसने जब कंप्रेशन प्रोड्यूस किया हो इसने भी कंप्रेशन ही प्रोड्यूस किया हो। भाई इस पिक्चर में तो दिख रहा है, राइट। इस पिक्चर में तो हमें क्लियर है कि कंप्रेशन से ही शुरू हुए हैं, पर किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि इनका इनिशियल फेज डिफरेंस रहा हो। ये जब कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो हो सकता है इसने रेयरफैक्शन प्रोड्यूस किया हो। वो सब चीजें कैसे टैकल होगी? इनके फंक्शन से। मान लो इसका इनिशियल फेज था θ1, इसका इनिशियल फेज था θ2, तो कहना है से शुरुआत में भी इनका एक फेज डिफरेंस हो सकता है और रास्ते के कारण भी इनका एक फेज डिफरेंस हो सकता है। तो इनका जो नेट फेज डिफरेंस होगा वो दो चीजों के कारण होगा। नोट करना, नेट फेज डिफरेंस एट पॉइंट Q जहां आप सुनना चाह रहे हैं इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस जो रहा होगा, कहना है इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है? θ1 माइनस θ2।
एंड ड्यू टू पाथ डिफरेंस। एक तो तुम में कुछ डिफरेंसेस शुरुआत में ही रहे होंगे वो, और कुछ डिफरेंसेस तुम्हारे रास्तों की वजह से आए होंगे वो कहते हैं ना कि आई चूज द पाथ लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैड मेड द ऑल द डिफरेंस, राइट। तो पाथ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। तो नेट फेज डिफरेंस इस तरीके से काम करेगा। अब कहना है से आपका अगर पाथ डिफरेंस x डेल्टा x होता है तो आपका फेज डिफरेंस होता है k टाइम्स डेल्टा x। हम उसे एंगुलर वेव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर आपका पाथ डिफरेंस R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 है, तो इसके कारण आने वाला फेज डिफरेंस हो जाएगा k टाइम्स R2 माइनस R1, राइट। और इनिशियल फेज डिफरेंस रहा होगा θ1 माइनस θ2। तो Q पॉइंट तक पहुंचने पर नेट फेज डिफरेंस आपका आ जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको इन्हीं चीज के क्लूज दिए जाएंगे और आपसे नेट फेज डिफरेंस पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि इंटरफेरेंस किस तरीके से हुआ। ओके, तो अब इस फेज डिफरेंस का करना क्या वो देखते हैं इस तरीके से। तो ये इमेजिन करो, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि कंप्रेशन से कंप्रेशन मीट कर रहा है, तो कहना है इसे एक बड़ा कंप्रेशन आ जाएगा। रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन मीट कर रहा है तो एक बड़ा रेयर फैक्शन आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। एंड डिस्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे भाई? कंप्रेशन मतलब ज्यादा प्रेशर, और वो मैच कर रहा है रेयर फैक्शन से मतलब कम प्रेशर, तो आपका प्रेशर हो गया नॉर्मल एटमॉस्फेरिक। समझ पा रहे हो भाई? कंप्रेशन मतलब पॉजिटिव बढ़ गया प्रेशर, रेयर फैक्शन मतलब नेगेटिव हो गया प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, तो आपका वो कैंसिल आउट हो जाए, राइट। देन कंप्रेशन यहां पे और रेयर फैक्शन यहां पे अगेन जीरो होगा। तो क्या यही तरीके थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? आप इसे साउंड की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह। लेट से यहां पे पॉजिटिव मैक्स है, राइट। पॉजिटिव मैक्स मतलब यहां वाला पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया, राइट, और यहां वाला पार्टिकल भी अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तो पहली वेव चाहती है कि तुम अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाओ, पार्टिकल तुम अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाओ, ऐसा वेव पहली चाहती है। दूसरी वेव भी चाहती है कि तुम अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाओ, तो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल और आगे जाने लगेगा, उसका बेसिकली एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, राइट। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट, पहली वेव चाहती है कि पार्टिकल अपने पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पर जाए, दूसरी वेव चाहती है कि पार्टिकल अपने नेगेटिव एम्पलीट्यूड पर जाए, तो पार्टिकल का दिमाग खराब हो जाएगा और वो बोलेगा मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरा एम्पलीट्यूड जीरो हो गया है। तुम दोनों ने बर्बादी कर दी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, करेक्ट। कंस्ट्रक्टिव मतलब भाई मिले सुर मेरा तुम्हारा, तुम भी इसे ऊपर ले जाना चाहते हो, मैं भी इसे ऊपर ले जाना चाहता हूं, आओ साथ में मिलके इसे और ऊपर ले जाएं, करेक्ट। तुम भी इसे नीचे लाना चाहते हो, मैं भी इसे नीचे लाना चाहता हूं, आओ इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दें। तो ये टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली हमने सेम रखी है ट्रांसवर्स वेव से स्ट्रिंग वेव से, ठीक है। इसको मैथमेटिकली इमेजिन कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली ये जो हमारे फंक्शन थे, रिजल्टेंट प्रेशर जो हमने देखा वो दिस प्लस दिस होगा, करेक्ट, P1 मैक्स प्लस P2 मैक्स। और जब आप इसे नेट फेज डिफरेंस के साथ एनालाइज करेंगे और आप इन दोनों का रिजल्टेंट वेव देखेंगे, तो कहना है से रिजल्टेंट वेव इस तरीके से कुछ आएगा, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम था तो इसका ओमेगा भी वही रहने वाला है, करेक्ट। एंड रिजल्टेंट प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरीके से दिया जाएगा। याद करो ये P1 मैक्स है, करेक्ट, ये लेट से P2 मैक्स है, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा, P रिजल्टेंट का मैक्स, करेक्ट। कहना ऐसे वो होता है P1 मैक्स स्क्वायर P2 मैक्स स्क्वायर प्लस 2 P1 मैक्स P2 मैक्स कॉस फाई, राइट। इस तरीके से ये आपका फाई आ जाएगा। आप P रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो रिजल्टेंट वेव का आपको प्रेशर एम्पलीट्यूड मिल जाएगा और रिजल्टेंट वेव का आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा, राइट। और ये फेज डिफरेंस आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया ड्यू टू पार्ट डिफरेंस एंड ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस,
ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट वेव इस तरीके से पता चल जाएगी। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव भी सिमिलर है जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव्स पढ़ा। इसमें हम दो तरीके से रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। एक को इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड एंड, राइट। इसको आप एक पाइप इमेजिन करें और ये एंड बंद है, ये मुंह इस पाइप का बंद किया हुआ है। तो मान लो आपने यहां से एक वेव प्रोड्यूस की, लेट से हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया और एक साउंड वेव प्रोड्यूस किया, और वो साउंड वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। तो कहना ऐसे अभी कुछ देर में ये टकराएगा इस क्लोज एंड से। क्लोज एंड को आप रिजिड एंड भी बोलते हैं। आप क्यों बोलते हैं आपको पता चल जाएगा। तो मान लो ट्यूनिंग फॉर्क ने इस तरीके से एक SHM प्रोड्यूस किया इन सारे पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स इस तरीके से SHM कर, तो ये पार्टिकल्स अपने बगल वाले को ट्रांसफर तो कर देंगे, ये प्रॉपर कानाफूसी चलती रहेगी, पर एक बार इमेजिन करो इस आखिरी पार्टिकल की जिंदगी। ये जो जस्ट वॉल से सट के जो पार्टिकल है इसके साथ क्या हो रहा है भाई। इसको आगे से क्या जानकारी मिली, इसको आगे से इंफॉर्मेशन मिली कि भैया SHM करना है, SHM करना है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाना है, वापस आना है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाना है, एंड फिर यही काम करना है, राइट। पर क्या ये आगे जा सकता है? ये आगे नहीं जा सकता है, ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर नहीं आ सकता है। तो टकराने के बाद वापस इस तरीके से चल जाएगा। तो कहना है इसे ये वाला मोशन इस पार्टिकल ने मिस कर दिया, और मिस करने का मतलब है इस पार्टिकल का जो फेजर है वो यहां था, और ये पूरा मोशन मिस करने के बाद वो यहां से उत्पन्न हुआ और फिर से उसने घूमना शुरू कर दिया। याद करो फेजर, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा तो फेजर की भी बात की गई होगी। तो इसका मन था, इसकी चाहत थी कि SHM करे, इसका फेजर पूरा घूमे, पर रिजिड वॉल, क्लोज वॉल के कारण ये अपना आधा मोशन नहीं कर पा रहा, ये अपना फेजर इतना नहीं रोटेट कर पा रहा, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप एक डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर आप एक डिस्प्लेसमेंट साउंड वेव की बात कर रहे हैं, अगर आप क्लोज्ड या रिजिड एंड पर बैठे हैं, तो साउंड पर एक पाई का फेज डिफरेंस, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस, नहीं ये गलत लिखा हुआ, एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, दिस इज रॉन्ग, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। भाई यहां से यहां तक फेज डिफरेंस कितना है? पाई। सो एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्या आपको याद है स्ट्रिंग वेव में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था? करेक्ट। स्ट्रिंग वेव में जब आप एक क्लोज्ड, एक रिजिड एंड पर रिफ्लेक्ट करवा रहे थे तो आपकी जो वेव है वो इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट होने का मतलब है पाई का फेज डिफरेंस, राइट। तो लेट्स से हम इसका इनकमिंग फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं कि S इनकमिंग वेव इज S0 साइन ओमेगा t माइनस kx, ये आपका इनकमिंग वेव है। तो कैन आई से रिफ्लेक्टेड वेव इस तरीके से जाएगी पाई के फेज डिफरेंस के साथ, तो आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव इज S0 साइन ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई। पाई का है कि इस तरीके से इसे अपना सडन पाई से फेज चेंज करना पड़ गया ड्यू टू दिस रिजिड वॉल, राइट। वहीं आप स्ट्रिंग वेव के केस में लिखे थे, अगर इंसिडेंट वेव आपकी साइन फलाना फलाना है तो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव आ जाएगी साइन फलाना फलाना प्लस पाई, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट वेव का पाई से फेज चेंज होगा एट क्लोज्ड या रिजिड एंड। अब आप बात करो, लेट्स से हम इसे डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह नहीं एक्सप्रेस करते, हम तो इसे प्रेशर वेव की तरह एक्सप्रेस करते, ओके। तो जब आप इसे प्रेशर वेव की तरह एक्सप्रेस करोगे तो आप P इंसिडेंट लिखो। कहना ऐसे P इंसिडेंट की मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स से ये है cos ओमेगा t माइनस, आई होप आप कन्वर्ट कर लोगे, राइट। तो अगर ये इंसिडेंट आपका प्रेशर वेव है और ये रिजिड एंड पर जा रहा है, तो जब आप इसे प्रेशर की तरह बात करेंगे तो आप कंप्रेशंस की बात करेंगे और आप रेयर फ्रैक्शंस की बात करें,
करेक्ट। जब आप इसे प्रेशर की तरह अज्यूम करेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई कंप्रेशंस आगे जा रहे हैं और रेयरफैक्शंस आगे जा रहे हैं। तो कैन आई से कंप्रेशन मतलब अ रीजन ऑफ क्राउडेड एयर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। रेयरफैक्शन मतलब रीजन ऑफ दूर दूर एयर मॉलिक्यूल्स। तो जब एक क्राउडेड रीजन इस बाउंड्री पे हिट करेगा तो कैन आई से एक क्राउडेड रीजन ही वापस रिफ्लेक्ट करेगा। क्राउड्स आई और क्राउड चली गई, भाई मॉलिक्यूल्स गायब थोड़ी ना हो जाएंगे। तो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल हिट किए तो वो ही वापस रिफ्लेक्ट करेंगे। एक कंप्रेशन हिट करेगा तो एक कंप्रेशन ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर एक रेयरफैक्शन हिट करेगा तो एक रेयरफैक्शन ही रिफ्लेक्ट करेगा, करेक्ट। तो कैन आई से जब आप इसे प्रेशर वेव की तरह बात करेंगे तो नो फेस चेंज विल अकर इन अ प्रेशर वेव एंड फेस चेंज ऑफ पाई विल अकर इन अ डिस्प्लेसमेंट वेव, करेक्ट। पाई का फेस चेंज आएगा डिस्प्लेसमेंट वेव में और प्रेशर वेव में कोई फेस चेंज नहीं आएगा एट रिजिड या फिर क्लोज्ड बाउंड्री। अब बात करते हैं ओपन बाउंड्री। तो ये हमने अब क्लोज बाउंड्री नहीं रखी, अब हमने ओपन बाउंड्री रखी। तो ओपन बाउंड्री में ये अगेन दिस वुड बी पाई। ओपन बाउंड्री में लेट से इस तरीके से v स्पीड से वेव ट्रैवल कर रही है। डिस्प्लेसमेंट वेव की बात हो रही है, ध्यान दें, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेव। तो हर इस तरीके से पार्टिकल SHM कर रहे हैं। यहां वाले पार्टिकल को आपने बोला कि भाई SHM करो, राइट। पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाओ, वापस आओ। तो क्या अब इसे कोई तकलीफ होनी चाहिए? नहीं, इसको अब कोई तकलीफ नहीं होगी, ये प्रॉपर अपना SHM करेगा क्योंकि अभी क्लोज्ड बाउंड्री नहीं है जो इसको रोक सके, राइट। तो कैन आई से डिस्प्लेसमेंट वेव में कोई फेस चेंज नहीं आता। लेकिन जब आप इसे प्रेशर वेव की बात करोगे तो कैन आई से आप कंप्रेशंस की बात करोगे, आप रेयरफैक्शंस की बात करोगे। तो अगर एक कंप्रेशन यहां पे आएगा ओपन एंड पर और बाहर आपका खुला आसमान है, खुला एटमॉस्फेयर है, तो कैन आई से बहुत क्राउडेड मॉलिक्यूल्स जब एक ओपन एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो कैन आई से ये सारा क्राउड बाहर निकल जाएगा और इस बाउंड्री में वापस अंदर क्या आएगा? रेयरफैक्शन, प्रेशर की कमी हो जाएगी। तो अगर एक कंप्रेशन इस बाउंड्री पे हिट करेगा तो एक रेयरफैक्शन इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर कंप्रेशन हिट कर रहा है और अगर रेयरफैक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कैन आई से एक पाई का फेस चेंज आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां कंफ्यूजन आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिजिड एंड पर डिस्प्लेसमेंट वेव का फेस चेंज पाई से होता है, प्रेशर वेव का फेस चेंज नहीं होता है, करेक्ट। और ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट वेव का फेस चेंज नहीं होता है और प्रेशर वेव का फेस चेंज पाई से हो जाता है, राइट। ये अभी किस तरीके से अप्लाई करना है वो देखना। तो लेट से अब हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स की। तो हमने स्ट्रिंग वेव्स में बात की थी कि स्टैंडिंग वेव्स किस तरीके से बनती है। भाई एक डायरेक्शन में आप एक वेव ले लो और उसका रिफ्लेक्शन अगर टकरा के आता है तो कैन आई से ये इनकमिंग वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों का अगर आप सुपरपोजिशन कर दोगे तो स्टैंडिंग वेव्स बनने के चांसेस हैं। मैं चांसेस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट स्टैंडिंग वेव बनेगी कि नहीं बनेगी। तो लेट से इनकमिंग वेव का मैंने ये फंक्शन ले लिया, ये उसका एम्पलीट्यूड, ये उसका साइनसॉइडल फंक्शन, और दूसरी जो रिफ्लेक्ट हो रही है वेव लेट से ये ले लिया, ये प्लस मतलब ये नेगेटिव एक्स में ट्रैवल कर रही है, कुछ फेज डिफरेंस इसका हो सकता है, ठीक है। तो कैन आई से आप रिजल्टेंट प्रेशर लेंगे तो P1 मैक्स P1 प्लस P2 होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी करके, करेक्ट। तो आप नोट कर सकते हो दिस इज एन SHM वेयर दिस इज P रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, डेल्टा P रिजल्टेंट मैक्स। मतलब अब आपका जो साउंड कॉलम है उसमें x के साथ जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस फंक्शन से गवर्न हो रहा है, ओके। इसका क्या मतलब है देखना, आप इस फंक्शन को लोगे तो डेल्टा P रिजल्टेंट इस डेल्टा P रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू टाइम्स साइन ओमेगा t प्लस 5/2, करेक्ट। ये फंक्शन कैन आई से आपका जो अब प्रेशर एम्पलीट्यूड है
वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, प्रेशर एम्पलीट्यूड। सिमिलर टू जो हमने स्ट्रिंग वेव्स में देखा था, राइट। अब प्रेशर आपका एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा कि आप कौन सी लोकेशन पे बैठे हैं। आपका प्रेशर एम्पलीट्यूड x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो मतलब ये भेदभाव अब होगा, ये भेदभाव होगा कि आप कौन से x पर बैठे हैं। लेट से आप कुछ ऐसे भाग्यशाली एक्सिस पर बैठे हैं जहां पे cos kx प्लस phi/2 की वैल्यू +1 या -1 आ रही, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रेशर का ऑसिलेशन होगा वो प्लस या -2p max के अकॉर्डिंग होगा, राइट। या आप कुछ ऐसे भी पॉइंट्स पर बैठ सकते हैं जहां पे cos kx प्लस phi/2 की वैल्यू 0 होगी। ये वो पॉइंट्स होंगे जहां पे प्रेशर रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा, प्रेशर चेंज ही नहीं होगा। तो कहना से इस पूरे कॉलम में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे प्रेशर मैक्सिमम चेंज हो रहा है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है, राइट। इन पॉइंट्स को जहां पे प्रेशर मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है इन्हें हम बोलते हैं एंटी नोड्स, और जहां पे प्रेशर चेंज नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं नोड्स। नाम सुने हुए लग रहे, करेक्ट। ये सेम फंडा है स्ट्रिंग वेव्स का। वहां भी हमने नोड्स और एंटी नोड्स बोला था जब हमने स्टैंडिंग वेव्स एस्टैब्लिश की थी। यहां पे भी हम नोड्स और एंटी नोड्स डिफाइन कर रहे हैं। अभी कुछ चंद सेकंड में हम इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, भाई फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो कहना से कुछ चंद भाग्यशाली पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ये काम हो रहा है, तो वो हो जाएंगे एंटी नोड्स, करेक्ट। और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे cos की वैल्यू 0 है, वो हो जाएंगे नोड्स। तो कहना है ऑल्टरनेट नोड्स और एंटी नोड्स सेटअप होंगे, राइट। नोड्स पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा होगा, एक्सेस प्रेशर एट नोड्स इज 0। एंटी नोड्स पे प्रेशर मैक्सिमम चेंज हो रहा होगा, राइट। एक पल +2p max, एक पल -2p max, और इस तरीके से, करेक्ट। अब इसे इमेजिन करने की कोशिश करते हैं आराम से, भाई घबराने की जरूरत नहीं, एक एक करके प्यार से देखो। सबसे पहले वेरीफाई करो, अच्छा ये आपका सोर्स है, राइट। इसने एक वेव जनरेट करी, करेक्ट। वो वेव इस ऑर्गन पाइप में ट्रैवल कर रही, क्या ये एक रिजिड एंड है, करेक्ट। तो वो रिफ्लेक्ट भी कर रही होगी, अच्छा। तो इंसिडेंट वाली वेव और रिफ्लेक्टेड वाली वेव सुपरपोज कर रही होगी, और इंसिडेंट वाली वेव और रिफ्लेक्टेड वाली वेव सुपरपोज करके एक स्टैंडिंग वेव बना रही होगी, जिसको आप रिप्रेजेंट कर दें लेट से रिजल्टेंट प्रेशर वेव से, करेक्ट। तो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जहां क्या हो रहा होगा, 2p max हो रहा होगा, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां कैसे आसार बनेंगे, इस तरीके के आसार बनेंगे, राइट। ऑब्जर्व करना, अभी मैं सिर्फ नोड्स पे फोकस करना चाहता हूं, नोड्स पे, राइट। तो नोड्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जो कहीं नहीं जा रहे हैं वक्त के साथ। देख पा रहे हो, ये P भाई साहब, P नाम दे दिया इसको मैंने, P, ये P नोड है। क्या P के लोकेशन से वेव नहीं गुजर रही? Is any wave passing through location of P? Yes, there are two waves passing through location of P. One wave is incoming wave, other wave is reflected wave, और उन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है, और वो सुपरपोजिशन इस तरीके से हो रहा है कि यहां पर इन दोनों वेव ने एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके उनने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और इसीलिए P हमेशा अपनी जगह पर रेस्ट पर है। इसीलिए हम P को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे,
करेक्ट, इसीलिए हमने P को नाम दे दिया नोड का। क्या हम P जैसा एक और पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। इसे ऑब्जर्व करो, ये सारे पॉइंट्स नोड हैं, फिर इधर भी एक नोड आएगा इस तरीके से, करेक्ट। अब एंटी नोड्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। क्या आप देख पा रहे हो ये वाला पॉइंट? ये पॉइंट, राइट। ये देखो, ये मस्ती में नाच रहे हैं, ये नाच रहे हैं मस्ती में सारे। इनका ऑसिलेट करने का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, करेक्ट। इनका ऑसिलेट करने का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मतलब ये आपके एंटी नोड्स हैं, राइट। सिमिलरली नोड नोड एंटी नोड एंटी नोड, ऑल्टरनेट रीजन्स ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। अगर आप बात करें इसे डिस्प्लेसमेंट वेव की, और अगर आप प्रेशर वेव की बात करें, करेक्ट, तो अगेन दिस इज एंटी नोड, दिस इज प्रेशर नोड, दिस इज प्रेशर एंटी नोड, दिस इज प्रेशर, इज करेक्ट, यस, एंटी नोड नोड, राइट। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करें तो आप इस तरीके से इमेजिन करें, और अगर आप प्रेशर वेव की बात करें तो ध्यान दो, इस पॉइंट पे प्रेशर फिक्स है, ना तो प्रेशर बढ़ रहा है ना प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि ये प्रेशर का क्या है, ये प्रेशर का नोड है। और प्रेशर का नोड कहां बनेगा? जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्सेस प्रेशर हमेशा 0 रहेगा, मतलब प्रेशर अपनी सामान्य वैल्यू पर रहेगा। ध्यान दो, राइट। ये सारे पॉइंट्स, यहां पे प्रेशर ना कभी ज्यादा हो रहा है ना कभी कम हो रहा है, राइट। इस पॉइंट पे ध्यान दो, प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड पे क्या हो रहा है? यहां पे भाई, यहां पे क्राउडिंग हो रही है और फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, राइट। मतलब प्रेशर मैक्सिमम पे भी जा रहा है, राइट। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, तो सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है इस पॉइंट पे आपका एक्सेस प्रेशर। ये वो पॉइंट्स हैं जहां जाती हुई वेव और आती हुई वेव का क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जाती हुई वेव ने बोला कि भाई मुझे यहां पे कंप्रेशन चाहिए, आती हुई वेव ने भी बोला अरे मुझे भी यहां पे कंप्रेशन चाहिए, आओ एक बड़ा कंप्रेशन बना दें। तो इसलिए ये बड़ा कंप्रेशन यहां पे क्रिएट हो जाता है, राइट। जाती हुई बोलेगी रेयर फैक्शन चाहिए, आती हुई वेव बोलेगी रेयर फैक्शन चाहिए, तो ये एक रेयर फैक्शन बना देंगे, करेक्ट। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां कंस्ट्रक्टिव ही हो रहा है, कुछ ऐसे हैं जहां डिस्ट्रक्टिव ही हो रहा है, और बीच वाले भी सारे पॉइंट्स प्रेजेंट है। ओके, तो आई होप आपको स्टैंडिंग वेव विजुअलाइज हो पा रही है। इसको और प्यार से देखो, राइट। हर पार्टिकल एक फिक्स पैटर्न में कर रहा है। इस पार्टिकल की बात करो तो ये इतने एम्पलीट्यूड पर एसएचएम कर रहा है, राइट। ये वाला पार्टिकल, करेक्ट। ये पार्टिकल बोल रहा है कि भाई ठीक है, मेरा एसएचएम ऐसा है, ऐसा है, मेरा छोटा एम्पलीट्यूड का एसएचएम, राइट। ये वाला अगेन डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आ गया, तो इसका एसएचएम 2s0 पे आएगा, करेक्ट। और इसका जो मैक्स होगा वो 2p0 पे जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके के आपके स्टैंडिंग वेव आपको इमेजिन करनी है, ओके। तो आराम से इसको एब्जॉर्ब करो और हर एक पार्टिकल का जीवन जीने की कोशिश करो, जो नोड है, एंटी नोड है, या फिर कोई साधारण मामूली सा नागरिक है, राइट। उसको डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह इमेजिन करो, राइट, फील करो, और फिर प्रेशर वेव की तरह इमेजिन करो, वो फील करो, ओके। ये भी चीज़ नोट करने लायक है कि जिस लोकेशन पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है उस लोकेशन पर प्रेशर का नोड है, और जिस लोकेशन पर प्रेशर का नोड है उस लोकेशन पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। तो क्या हम बोल सकते हैं प्रेशर नोड corresponds to displacement antinode and pressure antinode corresponds to displacement node। और ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये सब उसी जमाने से चला आ रहा है,
ये सब इस चीज का किया धरा है, राइट। ये अगर कॉस है तो ये साइन है, ये साइन है तो एक कॉस, राइट। नोड एंटी नोड, एंटी नोड नोड। तो ये सारा बिहेवियर इस फंक्शन की वजह से आ रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव को रिलेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया और हम एग्जैक्टली सिर्फ इस पल में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। यहां पे लेट से हम एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लेते हैं और इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो कि यहाँ पे क्लोज है, इस पे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लेट से हम रखते हैं F1। इस तरीके से एक वेव ट्रैवल करेगी। अब क्योंकि ये एयर है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और वापस जाएगी। इस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का एक सुपरपोजिशन होगा और वो एक स्टैंडिंग वेव बनाएगा। तो लेट से हमें इस तरह की स्टैंडिंग वेव बनानी है। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। इसका मतलब है कि यहां जो पार्टिकल है, यहां जो एयर मॉलिक्यूल है, वो इतने एम्पलीट्यूड के साथ SHM कर रहे हैं, राइट। इसे हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव। यहां पे जो पार्टिकल है वो इतने एम्पलीट्यूड के साथ SHM कर रहे हैं। यहां पे जो पार्टिकल है वो इतने एम्पलीट्यूड के साथ SHM कर रहा है। यहां पे जो पार्टिकल है वो 0 एम्पलीट्यूड के साथ SHM कर रहा है, मतलब रेस्ट पर है। तो कहना इसे, इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का नोड। और सही बात है, क्लोज्ड एंड पर डिस्प्लेसमेंट का नोड ही होना चाहिए क्योंकि इस मॉलिक्यूल के पास आगे जाने की जगह नहीं है, राइट। तो अगर हम इसे डिस्प्लेसमेंट वेव की तरह एक्सप्रेस करेंगे तो क्लोज एंड हमेशा एक डिस्प्लेसमेंट नोड होगा। मैं DN से डिनोट कर देता हूं। सिमिलरली ओपन एंड हमेशा 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 एक डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपको सबसे बेसिक वाली स्टैंडिंग वेव बनानी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, तो आप इस तरह की स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। ओके, तो क्या आप ज्योमेट्री से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप है वो वेवलेंथ का एक चौथाई हिस्सा है, राइट। वेवलेंथ हम एक इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं। दिस इज वन वेवलेंथ, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, कंप्रेशन टू कंप्रेशन या फिर मैक्सिमम रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन। ठीक है, दिस इज λ/4। तो L इक्वल्स टू λ/4। आप इसे रीअरेंज करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। दिस इज एग्जैक्टली वन वैल्यू V/4L। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप एग्जैक्टली इतनी वैल्यू दोगे तभी ये स्टैंडिंग वेव इस ऑर्गन पाइप में बनेगी। अगर इससे ऊपर या नीचे कुछ दोगे तो कुछ गंदा सा बनेगा, हम ये स्टैंडिंग वेव नहीं बना पाएंगे। आपको एक फिक्स वैल्यू इसके बराबर देनी पड़ेगी। ठीक है, लेट से आपको एक अगले ऑर्डर की स्टैंडिंग वेव बनानी है, उसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई इस पॉइंट को तो आपको एंटी नोड नोड मेंटेन करना है, इस पॉइंट को आपको एंटी नोड मेंटेन करना है। तो आप अगले लेवल पे जाओगे तो आपको ये पर्टिकुलर वेव बनानी पड़ेगी, मछली जैसी शेप की। इसमें एक नोड और बीच में आएगा। तो क्या आप देख सकते हो 1 λ/2 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, राइट। ये नोड डिस्प्लेसमेंट नोड, यहां पे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, यहां पे अगेन डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, करेक्ट। तो कहना है इसे हर नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 का फासला होता है। 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4। तो क्या हम बोल सकते हैं 3 λ/4 इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाइप, और इसको आप रीअरेंज करेंगे तो जो तीसरी हार्मोनिक आएगी वो 3 टाइम्स फंडामेंटल हार्मोनिक आ जाएगी, इसलिए हम इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। पिछली फ्रीक्वेंसी से 3 गुना 3V/4 है। और अगर आप अगली फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे F5, तो अब आपको यहां पे एंटी नोड मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का, राइट। यहां पे नोड मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, यहां पे नोड मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। 1 λ/4, 2, 3, 4, 5 λ/4। तो इसीलिए यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 5 टाइम्स V/4L आ रही है, करेक्ट। तो इसको हम नाम दे देते हैं फिफ्थ हार्मोनिक का, करेक्ट। तो इस तरीके से आप जब साउंड को डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करोगे तो एनालाइज करोगे। अब इसी वेव को आप प्रेशर वेव की तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हो।
तो जब आप इसे प्रेशर वेव की तरह एक्सप्रेस करोगे तो नोट करना क्लोज एंड पर जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होता है, क्या मैं बोल सकता हूं वहां प्रेशर वेव का एंटी नोड होगा। करेक्ट, प्रेशर वेव का एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड क्यों बनेगा याद करने की कोशिश करो, क्योंकि कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन ही वापस आएगा। करेक्ट भाई, प्रेशर वेव जब एक रिजिड एंड पर हिट करती है तो बिना फेस चेंज के रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो प्रेशर वेव का एंटी नोड यहां पे बनेगा। और ओपन एंड पर प्रेशर वेव का नोड बनेगा। राइट, एग्जैक्टली ऑपोजिट जो हमने पिछली में देखा था कि प्रेशर का नोड डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और प्रेशर का एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का नोड। तो क्लोज एंड पर डिस्प्लेसमेंट का नोड प्रेशर का एंटी नोड, ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड प्रेशर का नोड। करेक्ट, सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगेन ये वाला ड्रॉ करोगे, सेम कंडीशन आएगी V/4L। भाई वेव थोड़ी ना चेंज हो गई है, वेव तो एक ही है, ये तो बस दो शक्लें हैं, दो अलग तरीके हैं एक ही वेव को एक्सप्रेस करने के। तो आप डिस्प्लेसमेंट में करोगे तो एक कंडीशन आ जाएगी, प्रेशर में करोगे तो भी यही कंडीशन आएगी। राइट, यहां पे भी L इक्वल्स टू λ1/4 सेम कंडीशन, यहां पे भी L इक्वल्स टू 3 λ2/4 λ3 सॉरी। राइट, यहां पे L इक्वल्स टू 5 λ5/4, तो ये सेम कंडीशन साथ ही चली जाएगी। करेक्ट, तो ये वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर आपकी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड इस तरीके से ऑड हार्मोनिक्स बनते चले जाएंगे। आप पूछोगे सर मैंने V/4L और 3V/4L के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी दे दी तो कुछ तो बनेगा गंदा सा, हम उस पर कॉल नहीं ले पाएंगे कि वो किस किस्म की स्टैंडिंग वेव है। राइट, उस पर नोट्स भी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे हम नहीं पता। राइट, हमें एग्जैक्टली ये दो वैल्यूज देंगे तो मिलेगी, इनके बीच में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। तो ये तो बात हो गई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। ठीक है, इस तरीके से ये काम होगा। राइट, हमने अभी अभी जो फोटो देखा था, तो अब इमेजिन करो क्या मैं बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट नोड प्रेशर एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड प्रेशर नोड। करेक्ट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड प्रेशर नोड एंड सिमिलरली प्रेशर नोड डिस्प्लेसमेंट एंटी। करेक्ट, तो आप ये रिलेट कर सकते हो, हर पार्टिकल अपना स्टैंडिंग वेव बना रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं ओपन पाइप की। ओपन पाइप में अब आप दोनों साइड ओपन पाइप की बात कर रहे हैं। आपने लेट से ट्यूनिंग फॉर्क से कोई फ्रीक्वेंसी दी और ऑसिलेट करवा दी, दूसरी एंड ओपन है, तो कहना है इसे ओपन एंड है तो इसको आप एंटी नोड बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का और नोड बोलेंगे प्रेशर का। राइट, प्रेशर के लिए नोड है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एंटी नोड। तो मान लो हम डिस्प्लेसमेंट की तरह बात करते हैं, तो कहना है इसे एंटी नोड होगा तो ओपन एंड पर इस तरीके से आपकी वेव बनेगी। अगर आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है, फर्स्ट हार्मोनिक बतानी है, तो पहली रेजोनेंस इस कंडीशन पे बनेगी जब आपका L लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप एंटी नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, λ/4 λ/4 2 λ/4 के बराबर होगा। मतलब आपका L जो होगा दैट वुड बी 1 λ/2। करेक्ट, एक और अगर आप लेवल बढ़ा देंगे तो एक और लेवल बढ़ाने के बाद कहना इसे ये तो रहने वाला है डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड क्योंकि ये ओपन एंड, यहां पे भी एक डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड आ जाए, ये दोनों नोड्स आ जाएंगे λ/4 2 3 4 λ/4, तो आपकी जो L हो जाएगी वो 4 टाइम्स λ/4 हो जाएगी। राइट, इसको λ
1 बोल दो, इसको लैम्डा 2 बोल दो। तो अब आपका जो लेंथ आएगा वो आएगा 1 लैम्डा, मतलब कि 2 लैम्डा बाय 2। ओके, और इस केस में अगेन एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, एंटी नोड, 4 डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड आ जाएंगे और 3 डिस्प्लेसमेंट नोड आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 लैम्डा बाय 4, मतलब 3 लैम्डा बाय 2। तो क्या आप नोट कर पा रहे हो? फंडामेंटल आ रही है 1 लैम्डा बाय 2, सेकेंड हार्मोनिक आ रही है 2 लैम्डा बाय 2, थर्ड हार्मोनिक आ रही है 3 लैम्डा बाय 2। तो nth हार्मोनिक आ जाएगी जब आपका लेंथ हो जाएगा n लैम्डा बाय 2, और इसके हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी। किस हिसाब से? लगा लो n v बाय 4l, राइट। आप इसको लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी को रिलेट करके 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को आप k और लैम्डा से रिलेट कर सकते हो। ओके, तो आपको ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज देनी पड़ेगी, फंडामेंटल, फर्स्ट, सेकेंड, तब जाके आप इस तरह के स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर पाओगे एक ओपन पाइप में, राइट। तो क्लोज्ड और ओपन की गलतियां ना करें। क्लोज्ड पाइप में किस तरह की स्टैंडिंग वेव है, वो डिस्प्लेसमेंट में किस तरीके से जाएगी, प्रेशर में किस तरीके से जाएगी, और ओपन पाइप में किस तरीके से स्टैंडिंग वेव है, वो डिस्प्लेसमेंट, और सेम काम आप प्रेशर में भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वाटर कॉलम के। भाई आपकी वाटर कॉलम की लेंथ डिफाइन कर दी जाती और आपकी ट्यूनिंग फॉर्क से कोई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जाती, और यहाँ पे अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्लोज एंड में प्रेशर का एंटीनोड होता है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी इस तरीके से बन जाएगी, करेक्ट। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में इस तरीके से आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमने देखा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही 1v बाय 4l। अगर आपको इसका थर्ड हार्मोनिक बनाना है तो थर्ड हार्मोनिक में आपका प्रेशर वेव कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेव है वो इस तरीके से होगा। और इन दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी बनेगी f3 वो होगी 3 टाइम्स v बाय 4l, करेक्ट। तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इन एग्जाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिनोमेना ऑफ बीट्स। तो बीट्स के बारे में हमें ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, हमें बस इतना पता रखना है कि जब दो वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इंटरफेयर करे, तो अभी तक हमने जो भी वेव्स का इंटरफेरेंस किया है उनका ओमेगा या उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रखी है। पर अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव हो, जैसे कि लेट से ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2.5 लैम्डा यहाँ पे आ रहे हैं, 2.5 लैम्डा, और यहाँ पे 1 2 3 3.5 लैम्डा, तो कहना है इसे सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, f2 इज ग्रेटर देन f1। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रीक्वेंसी अलग है। तो ऐसे दो साउंड जब आप सुनेंगे तो कैसे आप डील करेंगे? सिंपल तो नहीं है, मैथमेटिकली इट इज नॉट सिंपल, बट इसमें हमारे लिए एक ही चीज है जो हमें ध्यान रखनी है कि मान लो ये पहली वेव का फंक्शन है, दूसरी वेव का फंक्शन है, आप इनका रिजल्टेंट लोगे तो वो अगेन इस तरीके से सुपरपोजिशन करने के बाद आएगा। तो जो भी फलाना ढिमकाना टर्म्स आएगी, मेन चीज जो होगी वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगी, राइट। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड एक टाइम का फंक्शन होगा, मतलब टाइम टू टाइम डिसाइड होगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। तो कहना है इसे प्रेशर जो है वो आपका वेरी कर रहा है विद दिस फ्रीक्वेंसी। प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर का एम्पलीट्यूड वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ f1 माइनस f2 बाय 2। और अगर आप इंटेंसिटी की बात करोगे जो कि इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, राइट, तो कॉस फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, और जिन जिन जगहों पर कॉस नेगेटिव था वहां भी प्लस आ जाएगा। तो इंटेंसिटी वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ f1 माइनस f2। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी f1 माइनस f2 फ्रीक्वेंसी से वेरी करेगी, राइट। और इसको हम डिफाइन कर देते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी हमसे कई बार पूछ ली जाती है कि एक साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी लेट से 245 हर्ट्ज है,
दूसरी साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी मान लो 250 हर्ट्ज है, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी वो हो जाएगी 250 माइनस 245, दैट इज 5 हर्ट्ज, राइट। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमसे कई बार पूछ ली जाती है, राइट। या ये भी हो सकता है आपसे प्रेशर एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी पूछ लें, तो वो हो जाएगा 5/2 हर्ट्ज। नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट। सो डिटेल में डॉपलर इफेक्ट हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में स्पेशली आपको कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर डॉपलर इफेक्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही, तो डॉपलर इफेक्ट हम जस्ट अगले वीडियो में देख लेंगे। मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट सिर्फ उसकी डेफिनेशन के साथ पूरा जस्टिफाई किया जा सकता है। डॉपलर इफेक्ट इज एन अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर और बोथ, राइट। तो जब ऑब्जर्वर मूव करना शुरू करता है, लेट से सोर्स रेस्ट पे, तो भी फ्रीक्वेंसी 800 से ज्यादा या कम सुनाई दे सकती है, और जब सोर्स मूव करता है तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, पर दोनों मूव करेंगे तब भी चेंज हो सकती है, राइट। तो ऑब्जर्वर अपेरेंटली क्या फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा, डॉपलर इफेक्ट आपको ये बताता है, राइट। तो ये हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। पहली चीज, हम सोर्स को मूव कर सकते हैं, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रख सकते हैं, या फिर सोर्स को रेस्ट पे रख सकते हैं, ऑब्जर्वर को मूव कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में जब आप सोर्स को मूव करते हैं तो लैम्डा आपका चेंज होता है, और जब आप ऑब्जर्वर को मूव करते हैं तो लैम्डा आपका फिक्स रहता है। इन ऑल केसेस this is the deciding term, v equals to f by lambda, v equals to f lambda, speed of sound wave equals to frequency times wavelength, right। तो हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे डॉपलर इफेक्ट के साथ कैसे डील करना है, ओके, केस बाय केस। तो आई होप आपको साउंड वेव्स अच्छा लगा, एंड एक और वीडियो में हम साउंड वेव्स का विजुअलाइजेशन भी देखेंगे। हम वर्चुअल लेबोरेटरी में सिमुलेट करके देखेंगे कि साउंड वेव्स माइक्रोस्कोपिक लेवल में एग्जैक्टली प्रोपगेट कैसे करते हैं, दिखते कैसे। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों ने साउंड वेव्स को अच्छे से एब्जॉर्ब किया और बहुत सारे क्वेश्चंस करें, और मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।